नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। आजकल बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है आरक्षण को लेकर के। पहले तो छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाया और अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है विरोध प्रदर्शनों में और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाइयों में। अब हालांकि उसने राजनीतिक रूप ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न भी आ चुका है वहाँ के, और अब ये बांग्लादेश की जो आरक्षण विवाद समस्या है वो अब थोड़ा शांत होने की स्थिति में आ गया है। तो ये जो समस्या बांग्लादेश की है आरक्षण को लेकर के, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बांग्लादेश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश का गठन हुआ, कौन सी स्थितियां उसमें ज़िम्मेदार थीं और किस प्रकार से भारत की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी बांग्लादेश के निर्माण में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और स्वतंत्रता आंदोलन से मजबूर हो कर के अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं कि धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की स्थितियां बन गई थीं या उसका निर्णय लेना पड़ा था और दो राष्ट्र बने धर्म के आधार पर, भारत और पाकिस्तान। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र पाकिस्तान देश का गठन हुआ। चूँकि धर्म के आधार पर ये विभाजन था, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, उन क्षेत्रों को जोड़ करके पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति थी बड़ी अजीबोगरीब थी। दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा थी। पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश बन चुका है। तो अगर आप नक्शे में देखें तो हज़ारों किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच है, भौगोलिक दूरी है। लेकिन चूँकि धर्म के आधार पर ये विभाजन हुआ था, इस देश का गठन हुआ था, इसलिए इस भौगोलिक दूरी को भी उस समय अहमियत नहीं दी गई। लेकिन भौगोलिक दूरी के अलावा तमाम अन्य चीज़ें भी दोनों हिस्सों में अलग थी। जैसे संसाधनों के मामले में पूर्वी बंगाल, जब मैं पूर्वी बंगाल कहता हूँ इसका मतलब वर्तमान बांग्लादेश, जो हमारे पश्चिमी बंगाल के बगल में है, कलकत्ता के बगल में है, जिसकी राजधानी ढाका है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो संसाधनों में बहुत अमीर था, काफ़ी संसाधन थे, मैन पावर थी, कपड़ा उद्योग था, बुनकरी थी। जबकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में पाकिस्तान देश के रूप में है, वो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्षम था। अब चूँकि राजनीतिक रूप से सक्षम था, इसलिए वो लोग ज़्यादा हावी रहते थे पूर्वी बंगाल के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं था कि राजनीतिक प्रखरता पूर्वी बंगाल के लोगों में नहीं थी, चूँकि जो तत्कालीन जो बंगाल था, जो संयुक्त बंगाल था, राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो राजनीतिक जो प्रखरता थी वो पूर्वी बंगाल के लोगों में भी बहुत थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पश्चिमी पाकिस्तान था या जो वर्तमान पाकिस्तान है, वो ज़्यादा हावी रहता था इन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, जो अधिकतर बांग्ला भाषी थे। यानी
बांग्ला भाषा ये लोग बोलते थे और इनका धर्म मुस्लिम था। हालांकि कुछ अल्पसंख्यक भी थे, हिंदूज भी थे जो बांग्ला भाषी थे। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिर, जो यहाँ से जो मुसलमान भारत से छोड़ करके पाकिस्तान गए थे, उनकी संख्या काफ़ी थी। और वो जो पंजाबी और सिंधी भाषी या बलोच या पठान, वो लोग काफ़ी हावी थे तत्कालीन पाकिस्तान देश की राजनीति में। चूँकि दोनों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक विषमता थी दोनों में, इसलिए निश्चित रूप से असंतोष स्वाभाविक था। पूर्वी पाकिस्तान में ये असंतोष ज़्यादा था क्योंकि उनको उचित प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिलता था। उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था और जब जब वो अपनी आवाज़ उठाते थे, उनकी आवाज़ को दबाने का काम जो पश्चिमी पाकिस्तान था या जो पंजाबी भाषी लोग थे वो करते थे। अब असंतोष को बहुत दिनों तक तो नहीं दबाया जा सकता है और इसी असंतोष की परिणति थी शेख मुजीबुर रहमान का उदय। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, बंगबंधु की उपाधि से नवाजे गए, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए आवामी लीग का गठन किया गया। वर्तमान जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो आवामी लीग की ही मुखिया हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की बिटिया भी हैं। और शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग का गठन करके सरकार के सामने मांग रखी कि पाकिस्तान के अंदर उनको और स्वायत्तता दी जाए। उनको यानी पूर्वी पाकिस्तान को, जो वर्तमान बांग्लादेश बन चुका है। और इसको लेकर के जागरूकता फैलाने का काम किया पूरे बंगाल में या पूरे पूर्वी पाकिस्तान में। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और आवामी लीग को ज़बरदस्त सफलता मिली और सफलता भी इस प्रकार की कि संसद में उसको बहुमत हासिल हो गया। और बहुमत के कारण अवामी लीग के जो मुखिया थे, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, तय हो गया कि अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान राजनीतिक रूप से ज़्यादा हावी था और वहाँ के जो राजनीतिक गुट थे उन्होंने आवामी लीग के मुखिया शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की बजाय उनको जेल में कैद कर दिया। अब उनके जेल में कैद होते ही पूर्वी जो पाकिस्तान था उसके लोगों में उबाल आ गया, बांग्ला भाषियों में उबाल आ गया, असंतोष फैल गया, जिसके कारण तत्कालीन जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्होंने 1971 में, और वो जो उस समय पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे 1971 में, उनका नाम जनरल याहिया खान था। जनरल याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान के असंतोष को दबाने के लिए जनरल टिक्का खान को जिम्मेदारी दी। लेकिन टिक्का खान अपनी इस जिम्मेदारी या पूर्वी पाकिस्तान के असंतोष को दबाने में पूर्णतः असफल रहे। उन्होंने दबाव डाल करके पूर्वी पाकिस्तान के असंतोष को शांत करने की कोशिश की, वहाँ पर शांति बहाल करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास में 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने ज़बरदस्त नरसंहार पूर्वी पाकिस्तान में किया। और जब ज़बरदस्त नरसंहार किया तो परेशान हो करके पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सेना,
पाकिस्तानी सरकार का विरोध करने के लिए मुक्ति वाहिनी बना ली और मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के समाधान के लिए और आज़ादी के लिए मांग उठानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना ने मुक्ति वाहिनी का ज़बरदस्त विरोध किया, तमाम हिंसा की और तमाम लोग भारत में भाग करके आए। भारत में उन्होंने शरण ली। मुक्ति वाहिनी ने विदेशी ताकतों से भी मदद मांगी कि हमारी मदद करें, हमें मानवीय आधार पर हमें मदद करें, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। अंततः उस समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनसे भी मुक्ति वाहिनी ने मदद मांगी थी और मुक्ति वाहिनी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से संघर्ष चला मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी सेना का, जिसमें 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना भी शामिल हो गई। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ बांग्लादेश का उदय हुआ, जो पाकिस्तान से अलग हो गया। एक बहुत बड़ी घटना थी और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने और शेख मुजीबुर रहमान ने। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बंगबंधु की उपाधि से वो नवाजे गए। 1971 में उन्होंने बांग्लादेश की सत्ता संभाली। चूँकि सबसे लोकप्रिय नेता थे, उनकी पार्टी अवामी लीग थी। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पदों के दायित्व को निभाया, लेकिन कुछ षड्यंत्र उनकी पार्टी के लोगों ने किया, कुछ सेना के जूनियर अफसरों ने किया और ठीक भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 1975 को एक षड्यंत्र के द्वारा उनकी ढाका में हत्या कर दी गई। और सिर्फ उन्हीं की हत्या नहीं की गई, 17 उनके परिवार के अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई। अपने राष्ट्रपिता की हत्या के कारण ही आज भी बांग्लादेश 15 अगस्त को, जिस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम अपनी खुशियां मनाते हैं, उस दिन हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। और 17 पारिवारिक सदस्यों के मारे जाने के बाद भी संयोगवश शेख मुजीबुर रहमान की 2 पुत्रियां शेख हसीना वाजेद और शेख रेहाना उस समय बच गईं, क्योंकि दोनों जर्मनी की यात्रा पर थीं। और बाद में यही शेख हसीना, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, भारत से जिनके बहुत अच्छे संबंध हैं, उन्होंने अवामी लीग की नेतृत्व संभाला और बांग्लादेश को वर्तमान बांग्लादेश में बदलने का इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग इस जानकारी के साथ आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। इसके अगले अंक में हम लोग चर्चा करेंगे जो बांग्लादेश का जो आरक्षण विवाद है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों छात्र उसका विरोध कर रहे हैं और क्यों राजनीतिक दल भी उसमें कूद पड़े हैं और क्यों शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस मुद्दे को उभार दिया, या अवामी लीग का उसमें क्या रोल है। तो आज बस इतना ही। इसके अगले अंक में हम लोग बांग्लादेश आरक्षण विवाद पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।